का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कार्यक्रम में जानकारी देने जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व। मिलवाएंगे आपको आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और आज के मौसम के हाल से। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। जैविक खेती पर कृषि विज्ञान मेला आयोजित। बाड़मेर में किसान मेले का हुआ आयोजन। सरसों की गिरिराज किस्म पर प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मशरूम प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। और दलहनी फसलों से कमाएं ज्यादा मुनाफा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बांसवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में जैविक कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान मेले को संबोधित करते हुए जनजाति राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने जैविक खेती को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिक गौमूत्र को कृषि रसायनों का विकल्प बनाने की दिशा में अनुसंधान करें ताकि किसानों की कृषि लागत में कमी आ सके। उन्होंने अतिरिक्त आय के लिए बकरी पालन से जुड़ने की बात भी किसानों से कही। बकरी के दूध से पाउडर तैयार करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने मक्का प्रसंस्करण की भी आवश्यकता जताई। MPUAT के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग से मृदा को संदर्शन से बचाया जा सकता है, साथ ही भरपूर पैदावार भी ली जा सकती है। वहीं डॉक्टर प्रमोद रोकड़िया ने किसानों को अनुसंधान परियोजना के बारे में जानकारी दी। मेले में 9 कृषि विज्ञान केंद्रों के जैविक खेती करने वाले किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र गुड्डामालानी में किसान मेले और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान मेले को संबोधित करते हुए कहा कि आय बढ़ोतरी के लिए किसानों को समन्वित खेती को अपनाने की जरूरत है। साथ ही किसानों को लाभ के लिए अपना नजरिया भी बदलना होगा। समय बाजार मांग आधारित फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन का है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली देशव्यापी नेटवर्क परियोजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता जताई। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने कहा कि जल्द ही केंद्र पर बाजरा, मूंग, मोठ, गुआर, इसबगोल फसल की उन्नत किस्मों का बीजोत्पादन शुरू हो जाएगा। काजरी निदेशक डॉक्टर OP यादव ने विकसित कृषि तकनीकों का लाभ उठाने की बात कही। मेले में सरकारी गैर सरकारी संस्थानों द्वारा 45 स्टॉल्स पर नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। सरसों के फसल प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर PK राय ने कहा कि उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर सरसों का ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर PK राय ने सरसों की गिरिराज किस्म पर आयोजित प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरागत तौर तरीकों और वैज्ञानिक विधि से तैयार होने वाली फसल के उत्पादन और उत्पादकता में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसान नवीन तकनीक आधारित सरसों की खेती से आय भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैदावार के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज उपयोग में लें, साथ ही समय पर कीट रोग का भी प्रबंधन करें। डॉक्टर रामलाल चौधरी ने बताया कि संरक्षित खेती अपनाने से सरसों की खेती की लागत कम होगी। कार्यक्रम में लगभग 80 किसानों ने भाग लिया।
आर्या परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर मशरूम प्रसंस्करण और संवर्धन विषय पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन के मौके पर बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करके ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है। उन्होंने जीवंत मॉडल इकाइयों का अवलोकन कर केंद्र के प्रयासों को भी सराहा। केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर हरीश वर्मा ने बताया कि मशरूम की व्यावसायिक यूनिट स्थापना के लिए केंद्र परियोजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को सहायता देगा। प्रशिक्षण में मशरूम के बिस्किट, नमकीन, बड़ी, पापड़, प्रोटीन पाउडर आदि बनाना सिखाया गया। कार्यक्रम को नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक राजकुमार ने भी संबोधित किया। इस प्रशिक्षण में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोटा में 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को दलहनी फसलों का महत्व समझाया गया। कोटा में कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज द्वारा अखिल भारतीय समन्वित मूलार्थ अनुसंधान परियोजना के तहत सेवनी 12 में 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह ने किसानों को दलहनी फसलों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि दलहनी फसलों के उत्पादन से मृदा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, साथ ही फसल बुआई की लागत भी दूसरी फसलों की तुलना में कम है। वहीं बिक्री के समय बेहतर भाव किसानों को मिलते हैं। डॉक्टर खजान सिंह ने दलहनी फसलों में उन्नत किस्मों की जानकारी दी। डॉक्टर पीके पाटीदार ने दलहनी फसलों में लगने वाले कीट रोग नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताया। प्रशिक्षण में 100 किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, अब दूरदर्शन राजस्थान के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और देखिए हमारे कृषि संबंधी कार्यक्रम YouTube, Facebook और Twitter पर। साथियों, गर्मियों में पशुओं के लिए हरा चारा बहुत लाभदायक होता है, खासकर दुधारू पशुओं के लिए। इससे हमारे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और साथ ही उन्हें खनिज और प्रोटीन भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हरे चारे हैं और साथ ही हम इसका उत्पादन कैसे करें, क्या महत्व है इसका, आइए इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ BL यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK चोमू। राम राम से किसान भाइयों, अभी जैसे ही ये जायद की सीज़न पूरी होगी, समर की सीज़न चालू हो जाएगी। समर सीज़न में जितने भी पशुपालक भाई है अपने राजस्थान में, क्योंकि पशुपालक भाइयों को पशुधन रखने में हरा चारा होना बहुत ज़रूरी होता है। और पशुधन के आहार प्रबंधन के रूप में भी अपन बात करें, क्योंकि सूखे चारे के साथ साथ में हरे चारे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिससे पशु की शरीर का वजन है, पशु की बढ़वार है, पशु का दूध उत्पादन है, अनेक प्रकार के कामों में इसका योगदान होता है। और ये हम बात करें सही समय है, क्योंकि जैसे ही ये रबी की हरे चारे की जो फसलें चल रही है, जैसे जई है, रिजका है, बरसीम है, कासनी है, इनका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ी सी ग्रोथ भी रुकेगी। कुछ फसलें हैं जैसे जई है, तो ये पूर्ण रूप से इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद में हम अगली सीजन की पहले से तैयारी रखें। जो बीच में ड्राई पीरियड आता है, जिसमें पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता, उस टाइम अचानक से पशुओं के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ऐसा ड्राई पीरियड आते ही पशु का जैसे हरा चारा बंद करेंगे तो दूध उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। फैट % है, SNF है, उसका बॉडी वेट है, उसको वापस में रूटीन में लाने के लिए तो काफ़ी सारी जैसे बंटा ये बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है और किसान भाइयों को इस चीज़ से दूध उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। तो इस चीज़ से किसान भाइयों को अभी प्लान करके, क्योंकि अभी समय जैसे फरवरी का चल रहा है, तो फरवरी में अभी जैसे टेम्परेचर बिल्कुल सही है, इस टाइम पे जैसे अपनी जो हरे चारे की फसलें हैं उनकी बुआई की प्लानिंग करें। और उनको जैसे बाजरा है, जवार है, इनकी बुआई की प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से बुआई करें, तो जो बीच में ड्राई जो पीरियड आता है उसको हम मिटिगेट करके, कम करके पशु के जो उत्पादन में जो कमी होने वाली थी उसको मेंटेन रख सकते हैं। जैसे विशेष रूप से हम बात करेंगे यहाँ की राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि हरे चारे की मुख्य रूप से
बाजरा की फसल है, जवार की फसल है और कुछ एरिया में मक्का की फसल है। इन फसलों को हम लगा के हरे चारे की फसलें हम ले सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा किसान भाई यहाँ के हैं वो हरे चारे के रूप में, चरी के रूप में बाजरे की फसल लगाते हैं। बाजरे को अपन बुआई दो तरीके से कर सकते हैं। उसके खेत की तैयारी की सबसे पहले बात करें तो खेत की तैयारी जैसे गोबर की खाद 10 से 15 टन थोड़ा सा गोबर की खाद बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि इससे पशुओं को, क्योंकि जैसे क्रूड फाइबर है, प्रोटीन है, पोषक तत्वों की मात्रा पूरी मिले और एकदम उसकी बढ़वार एकदम अच्छी रहे, उसका जो है फोलिएज अच्छा बन सके, जिससे पशुओं को हरा चारा पूर्ण रूप से अधिक पोषक तत्वों के साथ में पशुओं को मिल सके, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके और दूध उत्पादन और एसएनएफ जो परसेंट है पशुओं के वो प्रॉपर मेंटेन रहे और दूध उत्पादन पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हरे चारे के रूप में हम बाजरा की फसल को लगाते हैं। एक कटाई वाली भी होती है, बहु कटाई वाली भी होती है। और मुख्य रूप से बात करें जवार की, तो जवार की फसल की बात करें, जवार की एक कटाई भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। क्योंकि जवार की जो फसल हम लेते हैं तो हरे चारे के रूप में समर में बहुत अच्छी रहती है। बहुत सारे इसमें जैसे खरीफ सीजन में तो इनमें क्या कीड़े और कई सारी समस्याएं बीमारियां आती है, लेकिन समर में मौसम एकदम साफ रहता है, थोड़ी सी सिंचाई की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में जवार की जो फसल है उसकी बुआई हम करके उसको पहली कटाई है वो 55 से 60 दिन बाद में ले, क्योंकि पहली कटाई हम लोग पहले ले लेंगे तो उसमें एक जो तत्व होता है धुरीन नाम का ज्वार में, तो वो यदि कच्ची अवस्था में ज्वार को हम काट लेते हैं तो उसमें चारे की मात्रा भी कम प्राप्त होगी और उस तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। उस तत्व की मात्रा ज़्यादा होने से इन पशुओं के लिए वो हानिकारक विषैला प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों को या जितने भी पशुपालक भाई है वो सबसे पहले ज्वार के केस में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे कि पहली जो कटाई है वो 55 दिन के बाद ही कटाई करे, क्योंकि उस तत्व की मात्रा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ज्वार की उसमें उस पौधे में कम होगी और पशुओं के लिए वो नुकसानदायक नहीं हो, क्योंकि वो तत्व यदि ज़्यादा प्रेजेंट है तो पशुओं में आपरा आ सकता है, पशु की एक और प्रकार की परेशानी हो सकती है, उस पशु की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी इस चीज़ से बचने के लिए हमारे को ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी किसान भाई है अभी बिल्कुल सही समय है, अभी लगा सकते हैं, आने वाले सप्ताह में लगा सकते हैं बुआई करके। हम जो आपका मार्च में और अप्रैल में जो मुख्य रूप से हरा चारा नहीं मिलता है, क्योंकि मई जून में तो फिर चालू हो जाता है हरा चारा नहीं मिल रहा, तो उस ऐसी समस्याओं को अपन मिनिमाइज करके हम पशुधन के जो दूध का उत्पादन है, गुणवत्ता है पशुओं की, उसको हम जो है ना मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से ज्वार है, बाजरा है और आपका मक्का है, तीनों फसलों की हरे चारे के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे समर में हम हरे चारे की फसलों को लगाते हैं तो इसमें सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हम पर्टिकुलर जो पीरियड होता है, जैसे बात करें हम ड्रिप से देते सिंचाई की अलग अलग विधियां हैं, तो उस समय पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, क्योंकि इवोपरेशन लॉस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है। इसलिए इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे को जो प्रॉपर तरीके से जैसे ड्रिप का मेथड है उसको मल्चिंग के रूप में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है पानी का, क्योंकि पानी होगा तो पानी को हम जो पानी का लॉसेस होता है अलग प्रकार से, जैसे काफ़ी सारे खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों को जितने भी हरी चारे की फसलें हैं उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पशुओं के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। ऐसे खरपतवारों को हम बात करें तो इसको एज ए मल्चिंग के रूप में भी ले सकते हैं, तो जिससे जो रोग बीमारियां कीड़े हैं वो भी नहीं आएंगे, खरपतवार का प्रबंधन होगा और लागत है किसान की निश्चित रूप से वो लेबर की वो भी कम आएगी और अधिकतम उत्पादन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लेके ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं। इनकी विशेष जो वेराइटी है, जैसे एक कटाई वाली राजस्थान चरी 3 है, राजस्थान चरी 1 है, ऐसी किस्मों की बुआई करके ऐसी परिस्थितियों में जो ड्राई परिस्थिति है जहां पानी की कमी है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी फसलों को लेके हम अधिकतम उत्पादन लेके अपने दूध को मेंटेन कर सकते हैं। पशुपालक भाई जो है अपना अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। गर्मियों की जो हरी चारे की फसलें हैं, इसके बाद में हम बात करें कि आने वाले समय में पानी का एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारे को इस पानी को बचाते हुए हम पशुधन को भी मेंटेन रखें और पशुपालन की जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे को हरे चारे के विकल्प के रूप में अभी बहुवर्षीय जो चारा है अपना नेपियर हाइब्रिड बाजरा वो है, और अजोला जो फर्न है उसको हम लगा के इसकी जो कमी है उसको मीट आउट कर सकते हैं और जितने भी पोषक तत्व है उनकी पूर्ति इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो हम बात करें कि भाई ये नेपियर हाइब्रिड बाजरा एक बहुवर्षीय घास चारा है, इसको एक बार लगाने के बाद ये करीबन 4 से 5 साल तक उत्पादन देती है। दूसरी चीज़, अन्य जितनी भी घास होती है यहाँ हरा चारा होता है उससे ज़्यादा इसमें क्रूड फाइबर प्रोटीन होता है, जो न्यूट्रिशनल इनकी वैल्यू होती है, जो पोषण से संबंधित है वो सारी इसमें होती है। और ये साल भर
राउंड द ईयर हरा चारा इस फसल से मिलता रहता है। इसलिए इसको लगाने की जो विधि है, इसकी खेत की तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से गोबर की खाद डाल के उस खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला के अच्छी खेत की जुताई करके, गहरी जुताई करके, खाद मिला के, अच्छे पोषण की व्यवस्था करके इसको लगाए। उसको लगाने के बाद इसमें खरपतवार का विशेष प्रबंध रखना पड़ता है, क्योंकि बहुवर्षीय चारा है और साल में 5 से 6 कटिंग हो जाती है। 5 से 6 कटिंग हम इससे आराम से ले सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें समस्या आती है कि जब इसका टेम्परेचर लो होता है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो ये थोड़ी सी डोरमेंसी अवस्था में चली जाती है। उस समय पे हमारे पास सीजनल जो हरे चारे हैं उसको काम में ले सकते हैं। और एक बार यदि हम रीजगा से बहुत अधिक मात्रा में इससे हरा चारा मिलता है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, और एकदम जैसे इसको यदि परिपक्व अवस्था में भी काटेंगे हम तो इसका हरापन एकदम मेंटेन रहता है, और जो हरे चारे हैं इनका नहीं रहता है इतना। और इसको हम कंटिन्यू साल भर पशु को खिला सकते हैं, इसमें कोई सेचुरेशन नहीं आता, एकदम कच्चे अवस्था में खिला सकते हैं, जिससे पशु का दूध उत्पादन मेंटेन रहता है। और हरे चारे की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सूखा चारा है 1/3 हरा चारा चाहिए, वो मीट आउट इससे होता रहता है। तो ये चारा एक किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा विकल्प के रूप में रहेगा। और ये मुख्य रूप से इसमें एक बार लगाने के बाद खरपतवार का विशेष ध्यान रखना है, जो निराई गुड़ाई करके हम इसमें निकाल सकते हैं, किसी दवा या खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात कि हर जैसे बारिश की सीज़न आती है तो पोषण का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी हरी चारे वाली फसलें होती है उसमें नाइट्रोजन और सिंचाई का विशेष रोल होता है। तो वर्षा जो सीज़न है, बरसात का सीज़न है, उसमें पानी की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन अब हमारे को नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइज़र है एज ए यूरिया के रूप में या अपन जैविक के रूप में मिलाना चाहेंगे, जैसे केंचुआ खाद है या अन्य गोबर की खाद है, उसको बिल्कुल यहाँ इसमें मिला के गुजाई कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक 4 से 5 साल तक प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि इतना प्रोडक्शन यदि ये फसलें दे रही है तो ज़मीन से निश्चित रूप से पोषक तत्व ज़मीन से निकाल रही है, तो उसको उनकी पूर्ति करना जरूरी है, क्योंकि अपने को प्रोडक्शन भी मेंटेन करना है, उस चारे की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो इसलिए आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसी विकल्प को चुने और कम प्रति लैंड जो एरिया है, पर यूनिट एरिया, उस एरिया में अधिकतम उत्पादन हरे चारे का हम ले सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है कि नेपियर हाइब्रिड बाजरा का इस हिसाब से बुआई करें। और दूसरा, इसका जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो स्लीप्स होती है, इसकी पकी हुई स्लीप होती है, उसको हम लगा सकते हैं प्लांटिंग के रूप में। जैसे 60x60 पे लगा सकते हैं, 60x60 पे लगा सकते हैं, 75x60 पे लगा सकते हैं, इसकी ये दूरी होती है। और ये स्लीप्स लगा के एक स्लीप से लगाने के करीबन 10 से 15 दिन बाद में इसकी फुटान चालू हो जाती है, और करीबन 1 से 1.5 महीने बाद में कम से कम 20 से 25 फुटान हो जाती है। और एक पौधे से इतनी सारी जब फुटान होती है तो एक पौधे से अधिकतम, जैसे कई जगह से माना है कि एक पौधे से करीबन एक कटिंग में 30 किलो हरा चारा मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस चीज़ को हम किसान भाई लगाएंगे। और इसकी जो इम्प्रूवड वैरायटी है, जैसे इस एरिया में बात करें हम राजस्थान जैसी परिस्थिति में, कि जो इसकी नेपियर हाइब्रिड बाजरा की जो किस्म है C4 वैरायटी जो है वो एकदम एक्सीलेंट परफॉर्म करती है इस एरिया में। केवल इसकी 15 से 20 फीट तक हाइट आती है बरसात की सीजन में, और इतना फोलिएज बनता है कि एकदम एक बंडल बन जाता है एक पौधे से, इतना चारा उतरता है। तो किसान भाइयों के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ पे पानी है वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ कम पानी है वहाँ भी लगा सकते हैं, और बहुवर्षीय चारे के रूप में बार बार, क्योंकि हरे चारे जितने भी होते हैं इनका बीज बहुत महंगा आता है, उस महंगे बीज को भी हम लागत किसान की कम कर सकते हैं, प्रति यूनिट एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। पोषक तत्व जो पशुओं में धीरे धीरे, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी कमी होती है, उसको मीट आउट कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्शन को और क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। और जो जितना जो ड्राई पीरियड आता है उसको मीट आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन विकल्प है। और दूसरे, इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे एजोला एक फ्री लिविंग फंड है, सेवाल है। इसको जब जहाँ पे हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है तो किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जब हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन है कि एजोला एक सभी प्रकार के पोषक तो इसमें उपस्थित होते हैं, और इसको अपन जैसे एक 20 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची क्यारी बना के यदि उसमें प्रोडक्शन करेंगे तो किसान भाई 24 घंटे में इसमें 1 से 1.5 किलो एजोला प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 24 से 30% प्रोटीन होती है, कैल्शियम होते हैं, ये कैल्शियम पोषक तत्व है, फास्फोरस है जो पशु को चाहिए। तो ये एकदम एक सप्लीमेंट फीड है, कंप्लीट फीड नहीं कह सकते इसको, सप्लीमेंट फीड है। तो जिस समय पे यदि हरे चारे की कमी है या जहाँ उपस्थित नहीं हरा चारा नहीं, ऐसी परिस्थिति में इस एजोला को एक हरे चारे के विकल्प के रूप में हम खेत पे लगा सकते हैं, किसान लगा सकते हैं। और अपनी जो कॉस्ट लागत आती है, जैसे
अपना जो बांट है पशु को कंसंट्रेट मिक्सर दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी को भी कम किया जा सकता है। कम करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो पशुधन में जो लागत आती है, खर्चा आता है, वो कम होगा। और पशु में ये जो अजोला जो फर्न है, ये जब पशुओं को खिलाएंगे तो पशुओं में जो विशेष रूप से जो हाइल्डिंग एनिमल है, ज़्यादा उपज वाली जो पशु है, जो दुधारू पशु है, उनमें कई प्रकार की समस्या आ जाती है, जैसे मेस्टाइटिस की समस्या आ जाती है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसमें और तत्वों की कमी हो जाती है। तो ये सारी तत्वों की पूर्ति करता है। और इनके दूध में जो एसएनएफ की जो जितना आना चाहिए, जितना फैट परसेंट है, इनमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। ओवरऑल बात करें, अजोला खिलाएंगे किसान भाई पशुओं को तो करीबन 10 से 15% दूध में बढ़ोतरी होती है। तो इस हिसाब से जैसे दूसरे चारे नहीं लगाए सीजनल, तो ये दोनों लगा के किसान भाई एक अच्छे विकल्प के रूप में, एक प्रॉफिटेबल जो है एनिमल डेयरी के रूप में इसको कर सकते हैं, लागत को घटा सकते हैं किसान भाई, और एक सफल किसान पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा सक्सेस केस बन सकता है, सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, और किसान को अधिकतम मुनाफा इससे हो सकता है। अजोला का जो बीज है, एक्चुअली जो हम खिलाते हैं पशु को, जैसे मैंने बताया था कि एक क्यारी 20 फीट लंबी है, 3 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची है। उसमें हम 1 किलो बीज ला के डालेंगे तो वो 15 से 20 दिन में कंप्लीट क्यारी में फैल जाएगा, बढ़ जाएगी। और उसके बाद रोजाना का 1.5 से 2 किलो, 1 से 1.5 किलो या 2 किलो सीजन अच्छा है, तो उसमें अपन रोज़ हार्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जो पशुओं को खिलाते हैं वही बीज है, दूसरी क्यारी बना के उसी में से 1 किलो निकाल के दूसरी क्यारी में डाल दो, तो वो एज ए सीड उसको काम कर सकते हैं, एज ए फीड वही है सब। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।